वाले हैं जेस्टेशन पीरियड के बारे में। तो जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड है जिसमें उस फीटस का डेवलपमेंट होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बीच का जो पीरियड है उस पूरे पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन के अंदर जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का, 3 ट्राइमेस्टर का, 38 वीक का, 266 डेज़ का होता है। और जैसे ह्यूमन का मेनली तो हमें ह्यूमन का पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कैट, डॉग और एलिफेंट के बारे में बताया हुआ है। तो कैट और डॉग का जो जेस्टेशन पीरियड उन्होंने दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो 2 मंथ का दिया है, और एलिफेंट के अंदर वही जेस्टेशन पीरियड 21 मंथ का होता है। तो बेटा जब जेस्टेशन पीरियड होता है तो उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। तो उस ऑर्गन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस को लेके एनसीईआरटी के अंदर पर्टिकुलरली कुछ मंथ का उन्होंने वहाँ पे कुछ हिसाब किताब दिया हुआ है कि भाई इस मंथ में हार्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस मंथ में लिम्ब डिजिट बन जाएंगे, इस मंथ में उसके हेड के ऊपर हेयर अपीयर हो जाएंगे, इस मंथ के अंदर उसके जेनाइटल बन जाएंगे, इस मंथ में इसके पहला मूवमेंट होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसी वीडियो में मैं पार्चुरेशन को भी कंप्लीट करूंगा। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, वो किस तरीके से एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है और क्या उसका प्रोसेस है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, और लैक्टेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे पहले किसकी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहली बात जो बतानी है वो है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड। तो बेटा जेस्टेशन पीरियड फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी तक का जो टाइम है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। मैंने क्या कहा, वो टाइम पीरियड फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो जेस्टेशन ह्यूमन के अंदर जेस्टेशन बेटा 9 मंथ का होता है, और 9 मंथ को ही हम लोग 3 ट्राइमेस्टर भी कह रहे हैं। 3 ट्राइमेस्टर का होता है। अगर इसे वीक्स में बांटे तो ये 38 वीक का हो जाता है, और अगर डेज में काउंट करें तो 266 डेज का ये होता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बेटा कैट के और डॉग के अंदर यही जेस्टेशन पीरियड 2 मंथ्स का होता है। 2 मंथ्स का होता है, लगभग 56 से 60 डेज के अप्रॉक्सीमेटली। और यही जेस्टेशन पीरियड एलिफेंट के अंदर बेटा 21 मंथ का होता है। तो बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट के अंदर। अब अगली बात यहाँ पे ये है कि जब जेस्टेशन हो रहा होता है तो उसी दौरान उस एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही होती है या ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और उसी प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस या ऑर्गन की फॉर्मेशन किस मंथ पे किस तरीके से होगी उसकी हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मंथ के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर क्या होगा बेटा, उसकी हार्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्स्ट मंथ में हार्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और आप हार्ट की साउंड को सुन सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। फिर दूसरा मंथ होते होते, लगभग 8 वीक होते होते, या आप कह सकते हो सेकेंड मंथ होते होते कंप्लीट होते होते वहाँ पे लिम्ब्स और डिजिट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। वहाँ पे लिम्ब्स और डिजिट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड मंथ
होते होते मीन्स लगभग 12 वीक होते होते, 3rd मंथ कंप्लीट होते होते उस फीटस के अंदर बेटा मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे। मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे, और उसके जो जेनाइटल ऑर्गन हैं वो भी साथ में डेवलप हो जाएंगे। उसके जेनाइटल ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके जेनाइटल ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। बेटा 4th मंथ होते होते उस फीटस का फेस डेवलप हो जाता है, उसके फेस का डेवलपमेंट हो जाता है, वो ह्यूमन जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा। 5th मंथ लगभग 20 वीक होते होते बेटा उसके अंदर पहला मूवमेंट होगा, फर्स्ट मूवमेंट होगा फीटस के अंदर, पहली बार वो बच्चा मूव करेगा। और दूसरा बेटा उसके हेड के ऊपर हेयर्स अपीयर हो जाएंगे, तो देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। उसके अलावा 6th मंथ होते होते मतलब 2 ट्राइमेस्टर होते होते 24 वीक होते होते उस फीटस की पूरी बॉडी को फाइन हेयर्स कवर कर लेंगे, उसकी आईलिड सेपरेट हो जाएंगी और उसकी आईलैशेस भी वहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो 6th मंथ होते होते क्या होगा बेटा, वहाँ पे होल बॉडी is covered by fine hairs। नेक्स्ट इवेंट यहां पे क्या बताया गया है, उसकी आईलिड सेपरेट हो जाएंगी और आईलैशेस वहां पे फॉर्म हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाती है। और बेटा 6ठे मंथ तक लगभग उसके एम्ब्रियो के जो भी पार्ट बनने थे वो सारे बन चुके होते हैं। अब जो 7वां 8वां और 9वां मंथ होता है, इस दौरान वो फीटस पूरा डेवलप हो चुका होता है, वो आवाज़ों को भी सेंस कर सकता है, वो सुन भी सकता है, टच को फील भी करता है। और 9वां मंथ आते आते उसके हेड की पोजीशन जो है वहाँ पे सर्वाइकल या बर्थ कैनाल की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 7वें 8वें और 9वें महीने में तो उसकी फर्दर ग्रोथ होती है, वो साइज में और ज़्यादा इंक्रीज करता है। और लगभग 9वां मंथ कंप्लीट होते होते 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में बेटा जो फुली डेवलप्ड फीटस है और प्लासेंटा है वो एक माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करती है, और वही माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे पार्चुरेशन की स्टार्ट करवाता है। तो यहाँ पे 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में अब क्या होगा, उस बच्चे का पार्चुरेशन होगा, उसका पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी फुली डेवलप्ड फीटस की डिलीवरी को पार्चुरेशन कहा जाता है। तो कैसे किया जाएगा पार्चुरेशन, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ही जेस्टेशन कंप्लीट हुआ, 9 मंथ कंप्लीट हुए, तो जेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद में बेटा जो फुली डेवलप्ड फीटस था और उसकी मदर की जो प्लासेंटा थी, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, वो दोनों मिलके हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेंगे, वहाँ पे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और यही जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे किया जाएगा, ये अब
एक रिफ्लेक्स पैदा करेगा जिसे हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटल इजेक्शन का मतलब है कि जो फीटस बन चुका है उसको इजेक्ट आउट करना है, मतलब उसको डिलीवर आउट करना है बॉडी से बाहर। तो वो रिफ्लेक्स क्या करेगा, वो रिफ्लेक्स चूंकि देखिए ये जो पार्चुरेशन है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या है ये? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। और न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसे न्यूरो एंडोक्राइन कह रहे हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन दोनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसे हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स वहाँ पे डेवलप हुआ। अब वो पहुँचता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास में। अब हाइपोथैलेमस क्या करती है? इंटर्न हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल करती है। अब पिट्यूटरी में भी कौन सा पार्ट है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होता है, देखिए वो एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और एक और होता है वैसोप्रेसिन। कभी कभी आपने 11th क्लास का चैप्टर 22 पढ़ा हो तो उसमें आप देखेंगे, वहाँ पे क्या बताया गया है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है हाइपोथैलेमस की। तो हार्मोन तो वो खुद बनाती है, लेकिन वो स्टोर्ड होता है पिट्यूटरी के अंदर। तो पिट्यूटरी, पोस्टर पिट्यूटरी क्या करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस हाइपोथैलेमस के सिग्नल में आने के बाद ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देती है। और ये ऑक्सीटोसिन चूँकि एक हार्मोन है, ब्लड के साथ ट्रेवल करता हुआ जाता है और एक्ट करता है यूट्रस की मिडिल लेयर पे जिसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम, जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है। और वहाँ पे ये थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट करवाता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे होते हैं ये फर्दर सिग्नल, जैसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ था, ऐसे ही ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे? ये हाइपोथैलेमस के पास फिर पहुँचेंगे। हाइपोथैलेमस फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर इंटर्न कहेगा कि आप एक काम करिए, ऑक्सीटोसिन को और रिलीज़ करिए। तो पहले जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ था उससे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन बाद में रिलीज़ किया जाएगा। वो ऑक्सीटोसिन आएगा और फिर से मायोमीट्रियम पे एक्ट करेगा। मायोमीट्रियम क्या करेगी? और थोड़े से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करेगी, थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को करवाएगी। फिर लेटर ऑन क्या होगा? ये जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होंगे, ये कॉन्ट्रैक्शंस फिर हाइपोथैलेमस के पास पहुँचेंगे। हाइपोथैलेमस इंटर्न क्या करेगा? पिट्यूटरी को फिर बोलेगा, पिट्यूटरी और थोड़ी सी लार्ज अमाउंट में ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा। ऑक्सीटोसिन जो थोड़ी बहुत अमाउंट में रिलीज़ की गई वो फिर से मायोमीट्रियम पे एक्ट करेगी। मायोमीट्रियम इंटर्न और क्या करेगी? और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। पहले थोड़े कॉन्ट्रैक्शन हुए, फिर स्ट्रॉन्गर और मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, और ये बार बार ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाते चले जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या करेंगे? जो बार बार हो रहे हैं, ये स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस वहाँ पे बेटा उस बच्चे का एक्सपल्जन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? उस एक्सपल्जन करा देंगे उसका, चाइल्ड का, टूवर्ड द बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल की तरफ उसे पुश करना शुरू करेंगे। और लेटर ऑन सबसे पहले उसका सर्विक्स वाला पार्ट डायलेट होगा, फिर वजाइना वाला पार्ट डायलेट होगा, और लेटर ऑन फाइनली वो बच्चे का बर्थ हो जाएगा, या जो पार्चुरेशन का मैकेनिज्म है या डिलीवरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है किसका बेटा? पार्चुरेशन का। बेटा पार्चुरेशन को 3 मेन स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहली स्टेज होती है, और जो सबसे लंबी स्टेज है इसकी, उसे हम डायलेशन स्टेज कहते हैं। इस डायलेशन स्टेज में क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं,
वो कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत में काफ़ी स्लो होते हैं, मतलब हर 30 मिनट में एक बार धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। वो कॉन्ट्रैक्शन टॉप टू बॉटम, मतलब यूट्रस के ऊपर से नीचे की तरफ हो रहे होते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज स्टार्ट हो जाता है। और जब ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो वो बच्चा जिसका अब बर्थ होने वाला है, जिसका अब एक्सपल्जन होने वाला है, तो उसको पुश किया जाता है, उसको पुश किया जाता है अगेंस्ट सर्विक्स। तो उसका जो हेड वाला पार्ट है वो सबसे पहले आके सर्विक्स को डायलेट करता है, वो सर्विक्स को और वजाइना दोनों का डायलेशन कर देता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता रहेगा, उससे कॉन्ट्रैक्शंस की एफिशिएंसी अब स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा। मतलब पहले जो कॉन्ट्रैक्शन 30 मिनट में एक बार हो रहा था, अब वो 1 से 3 मिनट में होने शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जो एमनियोटिक कैविटी थी वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद वहाँ से फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे कहा जाता है कि जो फीमेल है उसे बेटा लेबर पेन हो रहे हैं। इसी स्टेज पे उसे क्या कहा जाता है कि उस फीमेल को लेबर पेन हो रहे हैं। तो लेबर पेन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को बाहर की तरफ पुश करना है, एक्सपल्जन करवाना है उसका बॉडी से बाहर। अब यहाँ पे जो दूसरी स्टेज होती है उस स्टेज को कहा जाता है बेटा एक्सपल्जन स्टेज। ये मेन स्टेज होती है। इस एक्सपल्जन स्टेज को होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, डायलेशन स्टेज में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसमें 20 से 60 मिनट्स तक लग सकते हैं, 20 से 60 मिनट इस स्टेज को होने में लगेंगे एक्सपल्जन को। और इस स्टेज में क्या हो रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक्चुअल में जो फीटस था जो अब कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, या आप इसे कहेंगे न्यूनेटाल, ठीक है। बर्थ होने से पहले न्यूनेटाल कहते हैं, सॉरी प्रीनेटाल कहते हैं, बर्थ होने के बाद में उसे न्यूनेटाल कहने लग जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बर्थ होने से पहले उसे प्रीनेटाल कहते हैं और बर्थ होने के बाद वो न्यूनेटाल कहलाने लग जाएगा। तो उसका एक्चुअल में एक्सपल्जन होके बर्थ हो जाएगा। और ये इवेंट होने के तुरंत बाद में क्या किया जाता है, वो अपनी मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से जुड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, हम उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं और वो अपनी मदर से अलग हो जाता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के बाद में उस बच्चे के अंदर मेजर स्विच ओवर होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, उसके जो लंग्स हैं वो पहली बार एक्सपेंड होते हैं और ब्रीदिंग करना स्टार्ट करते हैं। वो पहली बार एक्सपेंड होते हैं और ब्रीदिंग करना स्टार्ट करते हैं। और अभी तक उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें मेजर स्विच ओवर होगा, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजर स्विच ओवर होता है। और उस मेजर स्विच ओवर में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उस मेजर स्विच ओवर में क्या होगा, जो अभी तक वो अपनी मदर से जुड़ा हुआ था, किसकी मदद से, अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारी उस फीमेल की जो उसकी मदर थी उसकी ब्लड वेसल्स भी थी उसके थ्रू, और बेटा डक्टस आर्टरियोसस से उसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, और फोरामेन ओवल, इन पार्ट से उसका सर्कुलेशन चल रहा था। कब? जब वो अपनी मदर के यूट्रस में मौजूद था, ठीक है, जब वो जेस्टेशन पे था। लेकिन अब उसका बर्थ हो चुका है, अब तो वो अपनी मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड और इन सब पार्ट से अटैच्ड है नहीं। तो अब पहली बार क्या होगा, वो अडल्ट पैटर्न सर्कुलेशन का, वो अडल्ट पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन स्टार्ट करेगा।
और अडल्ट पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन में क्या होगा, उसके जो हार्ट है, वो हार्ट का जो एओर्टा वाला पार्ट है उससे हमारे ब्लड को पंप कर दिया जाएगा। और इस मेजर स्विच ओवर को करवाने में एक पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। इस नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर किसी का ये पाथवे इनहिबिट होता है तो उसकी वजह से ये स्विच ओवर होने में दिक्कत होती है। तो अब ये मेन स्टेज थी एक्सपल्जन स्टेज, जिसमें बच्चे का बर्थ हो चुका है और उसके अंदर स्विच ओवर हो गए हैं, उसके लंग एक्सपेंड हुए हैं और पहले जो प्रिमिटिव टाइप का जो अपनी मदर के अंदर वो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था उससे अडल्ट पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में वो स्विच ओवर हो जाता है। और तीसरी स्टेज होती है जिसे कहा जाता है आफ्टर बर्थ स्टेज। आफ्टर बर्थ स्टेज। अब इस आफ्टर बर्थ स्टेज में क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसे ही एक्सपल्जन हो जाता है तो उसके 10 से 15 मिनट बाद, 10 to 15 मिनट आफ्टर एक्सपल्जन, वहां पे जो रिमेनांट्स हैं या रिमेन्स हैं किसके, अम्बिलिकल कॉर्ड के, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के और प्लासेंटा के, वो क्या किए जाएंगे, दे आर रिलीज्ड और इजेक्टेड आउट, ऐसे लिखेंगे, दे आर इजेक्टेड फ्रॉम यूट्रस, और इसी स्टेज को आफ्टर बर्थ स्टेज कह दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चे का बर्थ हो चुका है। अब बर्थ होने के बाद में एक मेन इवेंट होगा जिसे हम कहेंगे लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होगा, ध्यान से समझते रहना मेरी बात को आप। लैक्टेशन में क्या होगा बेटा, देखिए लैक्टेशन में मिल्क फॉर्मेशन तो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है उसकी एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, जिसका दूसरा नाम ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन होता है। तो लैक्टेशन से पहले एक दो छोटी इंफॉर्मेशन है जो आप याद रखिएगा कि मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से होता है। दूसरी बात बेटा, मिल्क फॉर्मेशन को करवाने में दो मेन अहम हार्मोन्स हैं। एक प्रोलैक्टिन जो मिल्क फॉर्मेशन को करवाएगा, और ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जिसे हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन भी कहते हैं, ये मिल्क फॉर्मेशन करवा देते हैं। और ये मिल्क फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है, एट एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के एंड होते होते मिल्क फॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर लैक्टेशन कैसे होगा, तो मिल्क फॉर्मेशन तो करवाया प्रोलैक्टिन ने और HPL ने, लेकिन मिल्क इजेक्शन को करवाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन को करवाएगा कौन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और इसी को हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी नाम देते हैं। बर्थ हार्मोन के साथ साथ हम इसे क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी नाम देते हैं। ठीक है, ये दो हार्मोन हैं जो आपको याद रखने होंगे, मतलब दो नाम हैं जो इस हार्मोन के होते हैं। अब लैक्टेशन में क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। लैक्टेशन के अंदर ध्यान से समझिएगा, लैक्टेशन के अंदर बेटा जैसे ही न्यूबॉर्न अपनी मदर की मेमरी ग्लैंड पे सक करेगा या फीड करेगा, तो वहां पे एक रिफ्लेक्स पैदा होगा। जैसे ही उसने फीड किया अपनी मदर की मेमरी ग्लैंड पे, तो वहां पे एक रिफ्लेक्स पैदा हुआ और वो रिफ्लेक्स ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन में पहुंच जाएगा वो किसके पास में,
हाइपोथैलेमस के पास, और ये हाइपोथैलेमस इंटर्न फिर पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब को या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि भाई आप एक काम करिए, आप ऑक्सीटोसिन को रिलीज करिए। अब ये ऑक्सीटोसिन ब्लड के साथ में सर्कुलेट होता हुआ आएगा और ये आके एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड की मायो एपिथेलियल वॉल के ऊपर। मायो एपिथेलियल वॉल ऑफ मेमोरी ग्लैंड के ऊपर ये एक्ट करेगा और वहाँ पे एक्ट करके जो डक्ट थी या जो एल्वियोलर डक्ट थी जिसमें मिल्क फॉर्म होके स्टोर हो रखा था, उसकी वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, मिल्क इजेक्ट आउट हो जाएगा। क्या होगा, मिल्क इजेक्ट आउट हो जाएगा। अब जो इनिशियल डेज में मिल्क आएगा, उस इनिशियल डेज वाले मिल्क को बेटा हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो मिल्क इनिशियल डेज में मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है उस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अब ये जो कोलेस्ट्रम है इसे कंप्लीट डाइट माना जाता है किसी यंग वन के लिए। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रम रिच होता है बेटा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में और ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है एंटीबॉडीज़ में। वो एंटीबॉडीज़ उस बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप करने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रम है ये बच्चे के डिफेंस मैकेनिज्म को, ये उस बच्चे के डिफेंस मैकेनिज्म को या उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। ये उसकी इम्यूनिटी को या उसके डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा और इसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ मिल्क प्रोटीन होंगी जिसे हम लोग केजिन कहते हैं। केजिन के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ मिल्क शुगर देखने के लिए मिलेंगी जिन्हें हम लैक्टोज कहते हैं। और तो और यहाँ पे बेटा फैट नहीं होता, इस मिल्क के अंदर आपको फैट देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म लैक्टेशन का होता है। और लैक्टेशन को करवाने में दो हार्मोन हैं। पहला मैंने आपको प्रोलैक्टिन बताया जो मिल्क फॉर्मेशन करवा देगा और फिर मिल्क इजेक्शन कराने में किसका रोल होगा, इस ऑक्सीटोसिन का होगा जो मिल्क इजेक्ट आउट करवा देगा। अब अगली बात ये है कि जो आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पूरे पार्ट से रिलेटेड, उन पॉइंट्स को बेटा हम लोग प्रिसाइजली देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबका अलग अलग होता है, सबके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होने वाला है। जैसे ह्यूमन प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी शुरुआत में। क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन के बीच का जो पीरियड है उसी को हम लोग जेस्टेशन कहते हैं, जो 9 मंथ का होता है। कैट में 2 मंथ का, डॉग में 2 मंथ का, एलिफेंट में 21 मंथ का होता है। अब जब जेस्टेशन चल रहा होता है तो हर मंथ में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होते हैं उसके अंदर। तो पहले मंथ में क्या होता है, सबसे पहले हार्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड मंथ के एंड होते होते लिम्स और डिजिट की फॉर्मेशन हो जाएगी। 12 वीक मतलब पहला ट्राइमेस्टर या 3 मंथ होते होते बेटा वहाँ पे मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं और उसके साथ में वहाँ पे आपके मेजर ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे, जैसे ओवरी और टेस्टिस, उनकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेजर ऑर्गन सिस्टम, लिम्ब, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ये सब वेल डेवलप हो जाते हैं। बेटा 5वां मंथ होते होते क्या होगा, उसकी हेड के ऊपर हेयर अपीयर हो जाते हैं और साथ में उसकी बॉडी में पहला मूवमेंट होता है। तो 5वें महीने में पहला मूवमेंट होगा फीटस में और उसके हेड के ऊपर हेयर्स का अपीयरेंस हो जाएगा। 24 वीक मतलब 6ठा मंथ होते होते, 2 ट्राइमेस्टर होते होते क्या हो जाएगा, उसकी पूरी बॉडी को फाइन हेयर्स कवर कर लेंगे और बेटा उसकी आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगी और आई लैशेज उसके ऊपर फॉर्म हो जाती हैं। तो यही बात लिखा हुआ है कि वहाँ पे बॉडी को कवर कर ले रहे हैं फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट हो गई हैं, आई लैशेज फॉर्म हो गई हैं और 9 मंथ होते होते बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है।
अब डिलीवरी को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन के बाद में क्या होगा, लैक्टेशन। तो ध्यान से समझिएगा, पार्चुरेशन में सबसे पहले क्या हुआ, पार्चुरेशन की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने कि वो प्रोसेस जिससे किसी यंग वन को बर्थ दिया जाता है उसी को हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, और इसका पार्चुरेशन का सिग्नल डेवलप होता है कहां से बेटा, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा से, जो शुरुआत में क्या करेंगे, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे जिन्हें हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और वो क्या करवाएंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वो जाके ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और वो ऑक्सीटोसिन आके स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन फर्दर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा, और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू नहीं होगा, कंटिन्यू होता रहेगा जब तक उस बच्चे का एक्सपल्जन ना हो जाए बर्थ कैनाल के थ्रू। उसके बाद में यहां पे क्या होगा बेटा, पार्चुरेशन के होने के बाद में उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को देखो, इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, और जो प्लासेंटा, देखिए ये प्लासेंटा और उसके रिमेन्स है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के और प्लासेंटा के रिमेन्स वो मैटरनल बॉडी से एक्सपेल कर दिए जाते हैं, इजेक्ट कर दिए जाते हैं आफ्टर एक्चुअल एक्सपल्जन या पार्चुरेशन, और उसी चीज को हम लोग आफ्टर बर्थ कह देते हैं। अब अगली बात यहाँ पे लैक्टेशन की है कि मेमरी ग्लैंड मिल्क को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और उसी इवेंट को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। तो शुरुआत में जो येलोइश मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है उस चीज को कोलेस्ट्रम कहा जाता है, और वो कोलेस्ट्रम कंटेन करके रखता है सेवरल एंटीबॉडीज को जो असेंशियल होते हैं डिजीज रेजिस्टेंट को डेवलप करवाने के लिए उस न्यूबॉर्न बेबी में। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था आपका। मेरे हिसाब से आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एनसीईआरटी रीड करिएगा, बहुत आसान लगेगी, और कहीं पे भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।